हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है अब सास बहू और सेंसेक्स की, इस हफ्ते का आखिरी, क्योंकि कल तो फिर चाचा जी के साथ शो होना है। मदद आज करने के लिए कोलकाता से, सिटी ऑफ जॉय से जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब जुड़ते हुए। एक सिटी ऑफ जॉय था और दूसरा क्या था, कौन सा वुड था अमित जी, कौन सा था वो? सिटी ऑफ जॉय कहते हैं आशीष जी। और वो दूसरा अपन मूवी से रिलेट कर रहे थे ना, कोई सा हाँ, टॉलीगंज। टॉलीवुड। टॉलीवुड सिटी ऑफ टॉलीवुड। टॉलीवुड से जुड़ते हुए अमित जी आप जरा निफ्टी पे नजर रखना। आ रहा हूं आपके पास। आज मंथली एक्सपायरी का दिन है। कैसा पोजीशन दिख रहा है, एक्सपायरी आप कहां देख रहे हो? आता हूं उस पर बातचीत करने के लिए। पहले वो दो तरीके रीच आउट करने के क्विकली दिखा देता हूं स्क्रीन पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा टोल फ्री नंबर, दोनों आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और ये व्हाट्सएप नंबर कुछ देर के लिए टोल फ्री नंबर बन गया है, कुछ देर के लिए। अदरवाइज आप व्हाट्सएप इस नंबर पर कभी भी कर सकते हैं, ताकि इक्का दुक्का क्वेरीज भी शो में अपन ले लेंगे। और एक और तरीका है ईमेल आईडी के थ्रू रीच करने का, अपना डिटेल्ड क्वेश्चन पूछने का। इजी विकल्प है, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। रीच आउट करिए। लाइए जरा क्विकली साथ में रखिए मार्केट स्क्रीन पर। अरे यार दिक्कत है, शुरू तो ठीक ठाक हुए और शुरू में मेरे ख्याल से ये जो 890 मतलब हो गया ½ % कल के क्लोज से उछाल था। 750 के आसपास कल समीकरण बैठे थे क्लोजिंग के। हाँ 750 था, हम 890 तक गए। 900 950 पहली अड़चन की जोन था, वहीं खुलते से ही वहीं से दिक्कत शुरू। और अब धीरे धीरे करके इन रेड कहां ½ % ऊपर थे, कहां इस समय फ्लैट और इन रेड के बीच में कामकाज करते हुए ठंडे पड़े। उसके बाद कल के क्लोज के इर्द गिर्द कंसोलिडेट करते हुए भारतीय बाजार। लेकिन ठंडे पड़े वो दिक्कत की बात है। वो स्क्रीन पे प्रॉफिट टेकिंग, वो दबाव का सिलसिला जो है ऊपरी स्तरों पे कंटिन्यू कर रहा है। 24,800, 24,900, 25,000। 25,000 तो खैर सबसे तगड़ा बिल्डअप था राइटर्स का, और बाकी अड़चने थी, वो अड़चन पार नहीं कर पाए फिर से। जबकि आज फिर ग्लोबल क्यूज, आज फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल भी ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, कल भी मामला गड़बड़ाया था, और आज तो ग्लोबल समीकरण बहुत अच्छे थे। डाउ फ्यूचर सुबह 500 पॉइंट से ज्यादा उछाल था, चाहे वो टैरिफ वाला अपडेट हो यूएस कोर्ट का, चाहे वो एनवीडिया के नंबर जिसका सब इंतजार कर रहे थे, सब अच्छा था, इसीलिए अच्छा खुले थे हम। पर मूड बिगड़ा हुआ है। एफआईएस के एग्रेसिव शॉट्स हाईलाइट कर रहे थे, और जो बीच में टसल पिछले 3 दिनों से बुल्स और बियर्स के बीच में है, वो टसल तो है, वॉलेटिलिटी दिखा रही थी, लेकिन वो इवेंचुअली धीरे धीरे बॉल मंदड़ियों के पाले में जा रही थी, वो दिख रहा था। 2 दिन से दबाव था, आज फिर मामला गड़बड़ाता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। बैंक्स 1/3% दबाव में है, एफएमसीजी और मेरे ख्याल से बैंक्स के साथ फाइनेंशियल की कड़ी जोड़ दीजिए, ये पॉकेट थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, जो ठीक है एज एक्सपेक्टेड। हालांकि उतना रिजॉइस नहीं कर रहा है, इसीलिए सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल नहीं पा रहा है। आईटी ठीक है और फार्मास्यूटिकल्स ठीक है, दोनों ग्लोबल डिपेंडेंट। चाहे वो टैरिफ की बात हो तो फार्मा के लिए अच्छी खबर, और जनरली मूड अच्छा हो जाता है जब यूएस की खबरें इस तरह की आती है, तो आईटी के लिए अच्छी बात थी। फार्मा का वेटेज नहीं, आईटी का वेटेज है, तो आईटी ऊपर से उतना ठंडा पड़ गया थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो सपोर्ट भी नहीं आ रहा है। खैर इस समय हम फ्लैट लाइन के आसपास निफ्टी पर हैं। ब्रेथ एकदम इवनली पॉइज्ड, 1:1 का रेशियो है आपकी स्क्रीन पे, तो एकदम बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़े हुए हैं। आज मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की सारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक्सपायरी है, तो अब सेकेंड हाफ आने वाला जो बचा, हम एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे खड़े हैं सेशन के, आने वाला जो आखिरी का 3 घंटा जो सामने खड़ा है वो बेहद इंटरेस्टिंग होगा। अमित जी, आज एक्सपायरी रिलेटेड आप तक का जो समीकरण बैठ रहा है, आपकी रीडिंग क्या कहती है निफ्टी को देख के? और अगर कोई गेस एस्टिमेट लेना होता तो एक्सपायरी कहां दिख रही है? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, पहले आपको विश करना चाहूंगा, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। ये ईयर बहुत ही अच्छा जाए, सो माय बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। और आशीष जी, जहां तक निफ्टी की बात है, जैसे कि आपने भी स्क्रीन में दिखाया कि ब्रेथ इवनली पॉइज्ड है, तो वो थोड़ा सा फिर मार्केट को एक डिफिकल्ट फेज में मोमेंटम के लिहाज से कर देता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो रिसेंटली 25,000 हमारा एक रेजिस्टेंस रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि 24,800, 850, 900 ये लेवल्स भी अब एक तरह के लगता है कि वहां जाके मार्केट थोड़ा सा ड्रैग करता है। और नीचे के नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम एक सपोर्ट पे हैं। 10 MA का अगला सपोर्ट लगभग हमारा 24,600 का आता है, जहाँ पे
हमारा पोजिशनल सपोर्ट जिसे कहते हैं 20 डेमा है। तो ओवरऑल मोमेंटम नहीं है यहाँ पे, अभी क्लियर कट लॉन्ग या शॉर्ट करना मुश्किल है, बिकॉज बैलेंस इवनली पॉइस्ड है। तो मुझे देख के तो ऐसा लगता है कि मार्केट एक्सपायरी, अगर कोई वाइल्ड मूव नहीं आती है तो आई थिंक एक्सपायरी यहीं पे होनी चाहिए। लेकिन अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो वो थोड़ा सा वीकर है, उसमें ड्रैग ज्यादा है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 0.4% डाउन है। निफ्टी बैंक ने 10 डेमा ब्रेक किया है। मुझे लगता है हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा 200-250 पॉइंट का ड्रैग और आ सकता है। लगभग 54,900 का हमारा सपोर्ट है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो चेक हो सकता है। बट ओवरऑल अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो साइडवेज मोमेंटम है, कोई खास अभी विशेष दम नहीं है मार्केट में। यार कल 11,000 के आसपास शॉर्ट्स ऐड करे थे, नेट शॉर्ट्स खड़े हुए थे 78-79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 71-72% पे। ग्लोबल संकेत अच्छे थे, पता नहीं आज लग रहा था कि हो सकता है मंदी के सौदे कटने आएंगे। कुछ कर नहीं पाए हम लोग, अब तक तो मामला एकदम ठंडा ही पड़ गया। खैर सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। कानपुर, हैदराबाद और सूरत जाना है। शुरुआत कानपुर से श्रद्धा शुक्ला जी जुड़ती हुई। श्रद्धा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून श्रद्धा मैम। श्रद्धा मैम कैसे हो आप, और पहला सवाल कौन सा अमित जी के लिए? गुड आफ्टरनून सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू श्रद्धा जी। सर मेरा पहला क्वेश्चन है भेल से। मेरे पास 700 क्वांटिटी है और मैंने इसको 270 में परचेज किया है। और ये लिया क्यों था? लंबी अवधि का सोच के लिया था, ट्रेडिंग का मन था, किस लॉजिक से लिया था? सर ये ट्रेड गाबा सर ने दी थी बीटीएसटी पे, फिर वो उस प्राइस पे कभी आया ही नहीं। अरे यार, तो स्टॉप लॉस दिया होगा। बीटीएसटी तो मतलब आज लिया कल निकालो, खत्म कहानी। नहीं चला तो भी निकाल के खत्म करो, या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, बाहर हो जाओ। आप 6 महीने से होल्ड करे वो बीटीएसटी ट्रेड को। जी सर, मैंने गलत तरीका है। स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। हाँ वो गड़बड़ है ये बीएच पर। ठीक है, लकीली 6 महीने से बहुत ज्यादा प्राइस वाइज डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, चला नहीं, बात अलग है, अपने भाव पे ही इर्द गिर्द घूम रहा है। अमित जी क्या करूं? लिया बीटीएसटी के लिए था, पोजिशनली पकड़ा हुआ हूं मैं 6 महीने से, क्या करना चाहिए भेल में? आई एम सॉरी, अपने पता नहीं कैसा। अच्छा जी, आशीष जी, अगर बीएचईएल की बात करें तो बीएचईएल का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मेरी आवाज आ रही है? आशीष जी, अगर बीएचएल की बात करें तो बीएचएल का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स जिसने अपना एक बेस बनाया है, बेस बना के बाहर आ रहा है। मैम ने बीटीएसटी के लिहाज से लिया था, बट आई थिंक 6 महीने बीत गए। लेकिन अगर इतना पेशेंस है तो अब यहाँ पे इसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। एक 250 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं पोजिशनली। मुझे लगता है कि 300, 350 तक के भी टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबल है। जब स्टॉक एक बेस बना के बाहर आता है तो इट इज प्रूडेंट टू होल्ड इट, और मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है मैम। अगर आप, अब पेशेंस तो है ही आप में। खैर बीटीएसटी को आप 6 महीने से होल्ड करें तो अमित जी कह रहे हैं पेशेंस है, तो 250 का स्टॉप लॉस लगाइए, कमा के दे जाएगा बीएचएल। 325 के टारगेट्स के लिए होल्ड करेंगे अपन मैम। हैदराबाद से श्री, कुछ कह रहे हो आप? सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि ये मैं लौटता हूँ ना, बाकी नहीं तो फिर नंबर नहीं लगेगा। सेम इसी में क्वेश्चन है भेल में ही कि अच्छा। 195 इसने बॉटम बनाया था, तो अब ये 267 पर है। क्या मतलब चांसेस हैं ऊपर आने के लिए कि मुझे यहीं से लॉस बुक करना चाहिए? ना ना, अमित जी ने कहा ना 250 का स्टॉप लॉस लगा के 325 के टारगेट्स के लिए होल्ड करो मैम। ओके श्योर सर। हाँ ओके, थैंक यू। हैदराबाद से श्रीलता मैम जुड़ती हुई। श्रीलता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो, और आपकी पहली क्वेरी, पहला सवाल कौन सा मैम? Hello, sir. Good afternoon and many, many happy returns of the day. थैंक यू मैम। Uh, so my first question is BEL. I have bought it at 300 rupees पर खरीदी है। 300 rupees पे। And this, did you buy this as a trading bet or for the long term? No, for the long term only. अच्छा प्राइस है अमित जी। BEL, हाँ अभी मुझे और भी ऐड करना है या? बढ़िया है, विनिंग ट्रेड्स को ऐड करना बुरी बात नहीं है, सही आइडिया है अमित जी, सही लॉजिक है। लेकिन क्या ऐड करने का समय है या नहीं है बीएल? और जो 300 में खरीदा हुआ उसको होल्ड करना है कि नहीं करना है? जी आशीष जी, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। बीएल एक बेस बना के बाहर आया है और पिछले 9-10 दिनों से हमने काफी अच्छी रैली यहाँ देखी है। स्टॉक ऑलमोस्ट 300 का 387 हो गया है।
तो स्ट्रेच जरूर है। स्ट्रेच इसलिए कि जब इतनी बड़ी रैली आती है तो स्टॉक थोड़ा सा स्टॉल करता है, थोड़ा सा पॉज करता है, थोड़ा सा पुल बैक करता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, तो पोजिशनली इनको होल्ड करना चाहिए। लगभग स्टॉप लॉस जो लास्ट स्विंग में थोड़ा सा डीप है, उसे 360 का लगा के रखें और इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है। अगर उन लेवल्स तक पुल बैक करता है लगभग 365 370 कोई भी कारणवश से, तो वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ पुल बैक, बट ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। तो बेसिकली 300 वाला होल्ड करके चलें, नया स्टॉक अभी ऐड नहीं करना है, ऐसा? जी, बाय ऑन डिप्स आशीष जी, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। 365 370 के आसपास आए तो फिर वहां पे थोड़ा ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, तो होल्ड करेंगे मैम। और थोड़ा सा ठंडा पड़ा 365 70 के जोन्स पे अगर आ रहा है तो और ऐड करने का जो आपका सवाल था वो वहां पे आप ऐड करना। सूरत से अल्पा मैम के पास जा रहा हूं। अल्पा मैम, गुड आफ्टरनून मैम, आपका पहला सवाल। अल्पा जी। आशीष जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत सारी थैंक बधाइयाँ। यू अल्पा मैम। सर, मैंने टाटा स्टील के 2500 शेयर्स लिए थे 110 की खरीद पे, और लॉन्ग टर्म नजरिया है सर मेरा। मेरा टारगेट है 250 पे इसे बेचने का, तो वो कब तक आ जाएगा? और ये टारगेट कैसे आया? मतलब आपने सोच लिया बस दब जाएगा 250 आएगा तभी बेचूंगी, ऐसा? नहीं सर, वो स्प्लिट हुआ था ना, टाटा स्टील ऑलरेडी काफी हाँ, प्रीमियम लेवल पे जाके स्प्लिट हाँ। हुआ है, तो टाटा स्टील 110 में मिलना तो एक बहुत अच्छी बात है वैसे भी। तो नहीं तो डबल तो 250 प्रॉफिट क्यों लेना पकड़ा ही है। हुआ है आपने? 250 का मतलब टारगेट का क्यों इंतजार कर रहे हो? सर, वो डबल हो जाए उसके बाद ही बेचना है ऐसे। तो 220 बोलते ना फिर आप। हाँ, अब 220 तक तो रुकेंगे, मगर 250 का माइंडसेट करेंगे तब 220 तक रुकेंगे ना अच्छा, सर। 250 दिख रहा है क्या? ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अमित जी के लिए चार्ट पे। अमित जी, फिर भी टाटा स्टील बढ़िया एक्विजिशन प्राइस 110 का, क्या करना चाहिए मुझे? मैं सोच के बैठा हूं कि यहां से एग्रेसिव अपसाइड्स होंगे इसलिए होल्ड करूंगा। सही लॉजिक है क्या? जी आशीष जी, टाटा स्टील को बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। जब हमने यहाँ पे नेगेटिव न्यूज भी काउंटर में देखी, जब तारीफ की न्यूज आई थी और उस दिन एक क्रैक आया था, तो इसने बहुत अच्छे से अपना 130 140 का सपोर्ट होल्ड किया, वीकली सपोर्ट। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। 250 कब तक होगा थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्लोली एंड स्टेडली इट विल इंच अप। एक बार 170 क्रॉस करता है, जो मुझे लगता है कि देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, तो 185 के आसपास ही आ सकता है। वहां पे इसको फिर रीअसेस कर लेंगे। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 130 140 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो 140 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करें। अच्छा, वेदांता का इस बीच एक बार चार्ट अमित जी चेक कर दो, फिर दूसरे राउंड ऑफ क्वेरीज पे चलते हैं अपन लोग। वेदांता पे असल में एनसीएलटी ने जो रोक लगाई थी डीमर्जर पे, उस एपेलेट ट्राइब्यूनल ने उसको खारिज कर दिया, उस पर रोक लगा दी है। तो इसीलिए वेदांता के लिए रिलीफ की खबर, और वेदांता का स्टॉक इस समय बढ़िया मूव्स डिलीवर करता। अमित जी, चार्ट्स कैसे कर रहे हैं? जब टाटा स्टील की चर्चा हुई तो वेदांता भी एक बार बताइए दो आप। जी आशीष जी, यहाँ पे भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर में हायर लो बना हुआ है, ये जो सब दर्शाता है कि टेक्निकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लगभग 447 का भी प्राइस है। इसका स्विंग सपोर्ट आता है 434, तो जब तक 434 इंटैक्ट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्लोली एंड स्टेडली ये ऊपर जाएगा। लेकिन 434 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के। चलिए, वेदांता के डीमर्जर का सबको वैसे बेसब्री से इंतजार था, एक और रास्ता क्लियर होता हुआ। एपेलेट ट्राइब्यूनल ने जो इनके फेवर में जजमेंट दिया, इनके डीमर्जर स्कीम के फेवर में जो जजमेंट दिया। श्रद्धा मैम, अगला सवाल। सर, मेरे पास अडानी पोर्ट है। मैंने इसको, क्वांटिटी मेरी 200 है और मैंने इसको 1475 में परचेज किया था, सितंबर, अराउंड सितंबर में। तो सर अभी तो ये 1420 चल रहा है, तो क्या ये टच कर पाएगा? मतलब वैसे टच तो कर जाएगा, बट कितना टाइम लगेगा? अच्छा, सटली भरोसा भी है वैसे। अदानी पोर्ट्स एंड एससीजी वैसे इस ग्रुप की सबसे अच्छी मतलब एसेट सबसे बढ़िया एससी के पास है, फंडामेंटल्स तो ठीक ठाक हैं। पर अमित जी, समय हो गया रखे हुए, आज भी 50-60 रुपए नीचे ही चल रहा है। क्या करूं अदानी पोर्ट्स में? 1475 की खरीद है। जी आशीष जी, अब अडानी पोर्ट्स को होल्ड ही करना चाहिए। अगर हम बाकी ग्रुप कंपनीज को देखें टेक्निकली, तो अडानी पोर्ट का चार्ट काफी अच्छा है। यहाँ पे स्टॉक ने एक बेस बना के बाहर आया है और कंटिन्यूअसली अब हाई लोज बना रहा है, तो ट्रेंड टेक्निकली यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है। हम करंटली भी देख रहे हैं कि लगभग 1418 1419 में एक फ्रेश स्विंग ब्रेकआउट हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमारा स्विंग सपोर्ट लगभग 1370 के आसपास आता है, तो आप 1365 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1365 का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मुझे लगता है 1470 1480 यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, उसके बाद रिव्यू कर लेंगे जब उन लेवल्स पे आएगा ये स्टॉक।
अल्पा मैम, अगला सवाल कौन सा है? सर डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करने के सोच रहे हैं, तो अभी ये लेवल पे कौन सा ऐसा स्टॉक है जो हम 5 साल के पीरियड के लिए होल्ड करके अब ये लेवल करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं? 5 साल के लिए सबसे अच्छा डिफेंस बेट, तो इसके लिए तो थोड़ा सा फंडामेंटल्स टटोलने की जरूरत है। चले हुए स्टॉक हैं, कहाँ वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है, कहाँ धंधा भी अच्छा है। एक काम करा फिर मैंने उसके लिए, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग सर को जोड़ लिया है। गौरांग सर जुड़ गए डायरेक्टर साहब? अरे दिख रहे हैं गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। अरे अल्पा मैम पूछ रही थी डिफेंस में 5 साल के लिए सबसे बढ़िया कमाई गौरांग सर कहाँ होगी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। और आज का दिन पूरे ब्रह्मांड की खुशियां आपको मिले, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। थैंक यू गौरांग सर, थैंक यू। उड़ते हुए एक छोटी सी चिड़िया ने मुझे कान में आकर के बताया कि आप आज का आपका जन्मदिन है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वो मैंने ही भेजी थी चिड़िया, बिना गौरांग सर के विशेष के दिन पूरा नहीं होता ना मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, रक्षा क्षेत्र में सबसे बेहतरीन स्टॉक कौन सा है? तो देखिए आशीष जी, रक्षा क्षेत्र में काफी सारे स्टॉक्स हैं, कंपनियां हैं जो बहुत ही बेहतरीन कामकाज करती हैं। और जिस स्तर पे इनका आईपीओ आया था, जिस स्तर पर ऊंचाई पर बुलंदी ऊपर पहुंचे और फिर गिरावट आई और फिर से ऊपर की तरफ के दायरे, तो अल्पा जी का प्रश्न का उत्तर देते हुए अगर कोई एक विकल्प, ऐसे तो 3 विकल्प है रक्षा क्षेत्र में, कोचिन शिपयार्ड, बीएचईएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो अगर 3 में से कोई एक, ऐसे तीनों में ही खरीदारी की राय है। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं इनको यही राय दूंगा कि आप तीनों में बांट दें, बराबर हिस्सा करके तीनों में बांट दें। और किसी एक स्टॉक में अगर आपको निवेश करना है तो मेरे ख्याल से बीईएल, हालांकि ये 240 का स्तर छुआ था 7 अप्रैल के आसपास पिछले महीने और करीबन 400 तक पहुंचा और आज थोड़ी हल्की सी गिरावट। लंबी अवधि का नजरिया है, निवेश करें यहाँ पर। और एक राय ये देना चाहूंगा आशीष जी अल्पा जी को कि आप पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश मत कीजिए। हाँ, अगर जोखिम झेलने की क्षमता है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करें। 5 साल का आपका नजरिया है तो ये ध्यान में रखें कि हर महीने आप एक एसआईपी चले, इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 5 साल अंत होते होते आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी भी हो जाएगी और 5 साल के पश्चात जो आपको मुनाफा होगा, मैं आपसे नम्र विनती करता हूं कि आशीष भाई का ये जन्मदिन और हमारी ये वार्तालाप याद रखें आप। गौरांग सर, थैंक यू सो मच। तो आपने कहा कोचिन, बीईएल और बीएचईएल तीसरा? हाँ जी, बीएचईएल तीसरा। ये 3 पर खरीदारी की राय। अगर तीनों खरीद सकते हो अल्पा मैम तो नथिंग लाइक इट, तीनों में एसआईपीस करके। अगर एक ही चुनना है तो वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। गौरांग सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच उन काइंड वर्ड्स के लिए, विशेष के लिए। श्रीलता मैम, अगला सवाल। सर मेरा 2 सवाल है, एक का स्पार्क एंड मिदानी। मेरा खरीदी रेट है 225 स्पार्क का। स्पार्क, सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च, क्यों लिया था ये श्रीलता मैम? एक्चुअली सन फार्मा वाज गोइंग हाई, तो वो नहीं ले पाई, तो ये है मैं। और ये गड़बड़ा गया। Yes. अब इसके एक एक प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि R&D बड़ा स्पेंड होता है तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, बड़ा लॉपसाइडेड हो जाता है ये मामला। स्पार्क, अमित जी क्या करा जाए? नुकसान में काट लें या बने रहें? जी आशीष जी, वैसे तो स्ट्रक्चर ओवरऑल रिसेंटली वीक ही रहा है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो स्टॉक एक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट में भी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसने क्रॉस कर लिया है। एक इसका रेजिस्टेंस जरूर आता है 178 के आसपास, जो कि हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो थोड़ा सा रिवर्सल जरूर दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अब इन लेवल्स पे लॉस नहीं बुक करने कहूंगा। लेकिन हाँ, फ्यूचर में ज्यादा लॉस नहीं बढ़ जाए, इसीलिए जब तक 160 इंटैक्ट है तो मुझे लगता है थोड़ा इसमें रिकवरी पॉसिबल है। बट ओवरऑल जहां पे भी आपका लॉस कम हो, यहाँ से निकलने की कोशिश करें। इन द मीनवाइल 160 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ये थोड़ा सा लॉजिकली रिटेल के लिए है नहीं। मैम अभी चलेगा, हो सकता है लॉस ही हो, लेकिन जहाँ लॉस रिड्यूस हो रहे हो वहाँ पे आप, जहाँ कंफर्ट हो वहाँ से इस स्टॉक से निकलने के मौके ढूंढने अपने को, ये ध्यान रखो आप। आपने जो अगला सवाल करा था उसके लिए आता हूं आपके पास। पहले नवी मुंबई से फोन लाइन पे कविता किरण रेडकर ही जुड़ती हुई। कविता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। हाय, गुड आफ्टरनून। मुझे पूछना है कि मैं कौन से शेयर्स ले सकती हूँ जिसकी वैल्यू 2000 to 3000 रहेगी?
वैल्यू मतलब उसका भाव 200 से 3000 का स्टॉक हो? नहीं मीन्स जैसे अभी 100 रुपए का वैल्यू है शेयर का, हाँ, तो मैं 20 शेयर ले लूंगी तो 2000 हो गया ना अमाउंट। हाँ, हाँ, तो मतलब अपने को लगाने 2000 रुपए ऐसा? 2 to 3,000 yes in every month तो or कितने after 2 months or something। अच्छा अमित जी, अगर अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो महीने की 2000 की मान लीजिए स्टॉक स्पेसिफिक एसआईपी करनी। एक ऑप्शन तो बीईएल दे दिया गौरांग सर ने, अगर आपने सुना हो कविता मैम, गिरावट में या एसआईपी करते हुए आप उस स्टॉक को दाव लगा सकते हैं डिफेंस में। लेकिन अमित जी जनरली अगर इस समय कोई ऐसा स्टॉक जिस पे आपका बहुत कन्विक्शन राइड कर रहा हो, हर महीने 2000 का, अब 2000 का अमाउंट मतलब हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक हो 2000 में आ गया, कोई सा भी हो सकता है, आपका कौन सा एसआईपी वाला स्टॉक है? जी आशीष जी, अगर 2000 रुपये लगाना है तो मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस एक बेस बना के बाहर आया है 1375 1400 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत निवेश हर महीने किया जा सकता है। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म करेगा। तो अब 2000 की जगह एक काम कर सकते हैं, एसआईपी एक स्टॉक की लगा दीजिए हर महीने की, 1400-1500 रुपए के भाव पे अभी है, हर महीने का एक खरीद करते रहो, ये हो सकता है लॉजिक। सबसे अच्छा कन्विक्शन वाला आइडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज है कविता मैम आपके लिए, पर क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर दी अमित जी ने, तो इस चैनल का स्वामित्व व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कविता मैम आप और बाकी जो सुन रहे हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन कर गया और रिलायंस में, तो प्लीज एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। समय खत्म हो गया है। सॉरी श्रीलता मैम, श्रद्धा मैम, श्रीलता मैम, अल्पा मैम, इवन कविता मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। अमित जी से ब्रेक के उस पार अपन एसबीएस स्टॉक पिक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए भाई क्विकली। अमित जी रेडार पे कौन सा? जी आशीष जी, इस समय एमसीएक्स अच्छा लग रहा है। 5-7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक स्विंग ब्रेकआउट आ रहा है। लगभग 6644 का इसका प्राइस है। टारगेट्स हमारे 6900 के रहेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 6550 का। रखिए एमसी, अमित जी को एमसीएक्स आजकल रह के पसंद आता रहता है, लेकिन हाँ बढ़िया कर भी रहा है वो स्टॉक। अमित जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार सीएनबी से आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा।